Hello guys, how are you? I hope you are doing well. My name is Amit Savai and welcome our channel Awesome Chemistry. So दोस्तों चलिए कल का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। कल हमने स्टार्ट किया था सरफेस केमिस्ट्री और फटाफट देखते हैं कि कल के टॉपिक में हमने कौन कौन सी चीज़ें की थी, राइट। तो कल के टॉपिक में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी थी। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था एब्सॉर्प्शन थ्योरी हम लोगों ने देखी थी। हम लोगों ने एडसॉर्प्शन भी देखा था क्या रहता है। तो उसके बाद आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन एब्सॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन हम लोगों ने देखा था। आपको पता होगा एब्सॉर्प्शन बोले तो क्या रहता है, बल्क के अंदर तक कोई भी लिक्विड मटेरियल चला जाता है, ये होता है एब्सॉर्प्शन। और हमने देखा था एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन बोले तो जो भी रिएक्शन होती है वो रिएक्शन सिर्फ सरफेस के ऊपर होती है। और हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि एडसॉर्प्शन जो होता है उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोले तो हीट जो है वो आउट हो जाती है। एब्जॉर्प्शन में जो रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन। मैकेनिज्म में आपको फटाफट बता देता हूँ, मैकेनिज्म में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। मान लो एक कौन सा भी फ्लास्क के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स है और कुछ वाटर या कुछ सॉल्यूशन हम लोगों ने डाला है। सॉल्यूशन के अंदर का अगर मॉलिक्यूल की कंडीशन देखें तो ये चारों साइड से बॉन्डिंग उसकी रहती है, इसलिए ये जो रहता है ये स्टेबल रहता है। लेकिन जो भी मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर रहता है उसकी बॉन्डिंग सिर्फ साइड की 3 साइड से ही उसकी बॉन्डिंग रहती है और उसकी चौथी जो साइड्स रहती है चौथी साइड खाली रहती है। उसके वजह से क्या होता है, उसके वजह से ये जो एटम है ये एटम अनस्टेबल होता है। एटम अनस्टेबल होने का मतलब क्या रहता है कि उसकी जो एनर्जी लेवल रहती है वो एनर्जी लेवल हाई रहती है, राइट। उसके वजह से हाई एनर्जी लेवल की वजह से ये क्या करता है, अगर मान लो कोई गैसियस मॉलिक्यूल उसके पास में आता है तो ये फटक से उसके साथ बॉन्ड बना देता है। उसके वजह से क्या होता है, उसकी एनर्जी लेवल भी लो हो जाती है और वो अनस्टेबल का स्टेबल भी हो जाता है। तो इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, एडसॉर्प्शन। उसके बाद हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन। हाँ, और मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन में ये बात भी ध्यान में रखनी जैसी है कि एट इक्विलिब्रियम कंडीशन डेल्टा एच की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू टी डेल्टा एस के इक्वल हो जाती है। मतलब डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है वो डेल्टा जी की वैल्यू जीरो हो जाती है। ये कंडीशन होती है एट इक्विलिब्रियम में, ये बात ध्यान में रखने जैसी थी। उसके बाद हमने देखे थे टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन। आपको पता होगा दो टाइप होते हैं एडसॉर्प्शन में, एक होता है फिजिकल एडसॉर्प्शन और एक होता है केमिकल एडसॉर्प्शन। और फिजिकल के एडसॉर्प्शन क्यों होता है, तो फिजिकल एडसॉर्प्शन होता है वंडरवॉल फोर्स की वजह से। और केमिकल एडसॉर्प्शन क्यों होता है, तो केमिकल एडसॉर्प्शन होता है केमिकल बॉन्डिंग की वजह से। और वंडरवॉल, मुझे कुछ स्टूडेंट्स के कल मैसेजेस है, उनका ये कहना था कि उनको वंडरवॉल फोर्स क्या रहता है वो एग्जैक्ट समझा नहीं। तो मैं फटाफट वंडरवॉल फोर्स के बारे में बता देता हूँ। वंडरवॉल फोर्स देखो क्या रहता है। वंडरवॉल फोर्स उन्हीं एटम के बीच में होता है जिन दो एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो, उन्हीं के बीच में वंडरवॉल फोर्स पॉसिबल है। मान लो दो एटम है, ये दो एटम पास में आ गए तो क्या होता है, इसमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फील्ड, एक इलेक्ट्रॉन का ग्लोब तैयार होता है यहाँ पे। और यहाँ पे मान लो और एक इलेक्ट्रॉन का ग्लोब तैयार हो गया, राइट। तो क्या होता है यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रॉन रहता है ये इलेक्ट्रॉन काफ़ी स्पीड से यहाँ पे मूव करते हैं। अब घूमते घूमते मान लो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किसी अगर एक साइड पे आ गए तो ऑब्वियसली इस ग्लोब का इतना जो पार्ट है ये वाली साइड निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन तो एक साइड पे आ गए। तो ये जो साइड होंगी ये साइड अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी। और मान लो इस केस में ये इलेक्ट्रॉन ग्लोब एक तैयार हो गया तो ग्लोब के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते मान लो इसकी इस साइड पे आ गए, राइट। तो क्या होगा, इस ग्लोब की ये वाली साइड निगेटिव हो जाएंगी और ये वाली साइड पॉजिटिव हो जाएंगी। और आपको पता है निगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे एक इनविजिबल बॉन्ड दोनों के बीच में क्रिएट होगा। अब ध्यान से देखो, ये जो इनविजिबल बॉन्ड होता है ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट सेकंड क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे। मतलब ये निगेटिव की पॉजिटिव, ये निगेटिव है, ये निगेटिव यहाँ पे आ जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा और ये जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ये बॉन्ड टूटेगा
और फिर से ये बॉन्ड जुड़ेगा। तो ये बॉन्ड का ब्रेक होना और फिर से जुड़ना ये कंटिन्यूअस चालू रहता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, वंडरवॉल फोर्स। और ये जो वंडरवॉल फोर्स होता है ये काफ़ी वीक होता है, राइट। तो यही था वंडरवॉल फोर्स का कंसेप्ट। तो देखते हैं आज हम कौन कौन से टॉपिक देखने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री में। आज हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन फिजियोसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन। बोले तो फिजिकल एडसॉर्प्शन और केमिकल एडसॉर्प्शन। उसके बाद आने वाला है फ्रेंडलिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। उसके बाद आने वाला है लैंगमुयर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। और सबसे एंडिंग में देखेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ एडसॉर्प्शन। आपको पता नहीं होगा, एडसॉर्प्शन के कई सारे एप्लीकेशन है और हम लोग अपने डेली लाइफ में भी एडसॉर्प्शन यूज करते हैं। मान लो आप लोगों का मोबाइल फोन पानी में गिर गया और पानी से निकालने के बाद वो फ़ोन अभी वर्क नहीं कर रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ एडसॉर्प्शन आप लोग अपने फ़ोन को ठीक कर सकते हो। आपको पूरा वीडियो के साथ बताऊँगा, लेकिन उसके लिए आप लोग ये वीडियो एंडिंग तक देखना। एप्लीकेशन ऑफ एडसॉर्प्शन में वो चीज़ आ जाएगी। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन फिजिकल और केमिकल एडसॉर्प्शन में। बोले तो फिजियोसॉर्प्शंस और केमिसॉर्प्शंस में। तो देखो ये डिफरेंस आधे से ज़्यादा पॉइंट आपको ऑलरेडी पता होंगे। फिजियस ऑप्शन बोले तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्यों होता है, तो ये वंडरवॉल फोर्स की वजह से होता है। केमिस ऑप्शंस क्यों होता है, तो ये केमिकल बॉन्ड की वजह से होता है। ये स्पेसिफिक इन नेचर होता है, तो ये स्पेसिफिक इन नेचर नहीं होता, और ये हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होता है। ये रिवर्सिबल इन नेचर होता है, केमिकल एड्सॉर्प्शन इरिवर्सिबल इन नेचर होता है। एक्चुअली दोनों फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन ये नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक्चुअली ये दोनों नेचर ऑफ एब्सॉर्बेंट और एब्सॉर्बेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन लो रहती है फिजिकल एड्सॉर्प्शन में, और केमिकल एड्सॉर्प्शन में एंथैल्पी जो होती है वो हाई होती है। ये जो फिजियोस ऑप्शंस है वो लो टेम्परेचर हमेशा फेवरेबल करते हैं, और ये जो केमिस ऑप्शंस है वो हाई टेम्परेचर फेवर करते हैं। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन में सम टाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है। एक्चुअली ये दोनों एड्सॉर्प्शन है, ये दोनों एड्सॉर्प्शंस एरिया के ऊपर डिपेंड करते हैं, सरफेस एरिया के ऊपर। और इसके बाद फिजिकल एड्सॉर्प्शन में मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर फॉर्म होते हैं, लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शंस में यूनिमॉलिक्यूलर लेयर फॉर्म करते हैं। इसके ऊपर अच्छे से रट्टा मार लेना, ये बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। चलो देखते हैं फटाफट नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या आएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो देखते हैं फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है। अभी हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन में डिफरेंस। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन की डेरिवेशन अलग है और केमिकल एड्सॉर्प्शन की डेरिवेशन अलग है। और आगे हम जो देखने जाने वाले हैं वो यही है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन का डेरिवेशन और केमिकल एड्सॉर्प्शन का डेरिवेशन। तो देखो फिजिकल एब्जॉर्प्शन ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये उसकी बात करते हैं। तो ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन का डेरिवेशन लाया है फ्रेंडलिक ने। तो फ्रेंडलिक ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, और उस एक्सपेरिमेंट में उसको ये ग्राफ मिला। अब देखते हैं ये सारी चीज़ क्या थी फ्रेंडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। जितने भी लोगों ने अभी तक थर्मोडायनामिक पढ़ा होगा उनको आइसोथर्म इस वर्ड का मीनिंग पता होगा। आइसोथर्म, आइसो आइसो बोले तो क्या रहता, सेम, राइट। और थर्म, थर्म बोले तो क्या रहता, टेम्परेचर। मतलब फ्रेंडलिक ने ये सारे जो एक्सपेरिमेंट किए, ये एक्सपेरिमेंट सेम टेम्परेचर के ऊपर किए, इसलिए उस एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं, फ्रेंडलिक आइसो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो फ्रेंडलिक का क्या कहना था, देखिए फ्रेंडलिक ने जब एक्सपेरिमेंट किया और कुछ ऑब्जर्वेशंस उसने देखे, तो ऑब्जर्वेशन उसके ये आए, x बार m is equal to k into p raised to the power 1 by n। ये फ्रेंडली के एब्सॉर्प्शन ऑब्जर्वेशन आए। तो देखते हैं ये कहाँ से आया, कैसे आया, और ये x क्या है, m क्या है। तो ध्यान से देखो, x है मास ऑफ एब्सॉर्बेट डिपॉजिटेड ऑन एब्सॉर्बेंट, गॉट इट। और m क्या है, m है मास ऑफ एब्सॉर्बेंट ऑक्यूपाइड बाय द एब्सॉर्बेट। मान लो आपको आसान लैंग्वेज में बताता हूँ, आपने अपने हाथ में सैनिटाइजर लगा दिया,
राइट। तो सैनिटाइजर, जितना सैनिटाइजर, मान लो 10 ग्राम का सैनिटाइजर आप अपने हाथ में लगा दिया तो एक्स की वैल्यू क्या हुई 10। मान लो वो सैनिटाइजर आपके सिर्फ इतने ही एरिया में आया है, तो जितने एरिया में, जितने सरफेस एरिया में आपका सैनिटाइजर वहाँ पे डिपॉजिट हुआ है, उसका अगर मास देखा जाए तो वो होगा m। वो होगा m की वैल्यू, मान लो एब्सॉर्बेंट की वैल्यू होंगी 20, तो x m की वैल्यू क्या हो जाएंगी 20। तो ये था x क्या है, मास ऑफ एब्सॉर्बेट डिपॉजिटेड ऑन एब्सॉर्बेंट, और m क्या है, मास ऑफ एब्सॉर्बेंट ऑक्युपाइड बाय द एब्सॉर्बेट। ये होता है x और m का मीनिंग, और p रहता है इसमें प्रेशर। तो एक्चुअली जब फ्रेंडलिक ने ये एक्सपेरिमेंट किया, सबसे पहले उसको तो ये देखा कि x बाय m जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द p होता है, प्रेशर होता है। तो उसने क्या किया, पहले सबसे पहले ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट उसने 195 केल्विन पे किया। मान लो 195 केल्विन पे टेम्परेचर उसने कांस्टेंट रखा, ये एक्सपेरिमेंट किया, और ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसको ये चीज़ दिखाई दी। तो उसने क्या किया, उसका एक ग्राफ प्लॉट किया। वो ग्राफ उसको ऐसे मिला, उसने x बाय m जो है वो y एक्सिस पे लिया, उसके बाद उसने प्रेशर जो है वो प्रेशर एक्स एक्सिस पे लिया, राइट। और 195 केल्विन पे ये एक्सपेरिमेंट किया। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसको ये वाला ग्राफ यहाँ पे मिला। फिर उसने क्या किया, उसने यही टेम्परेचर 250 केल्विन पे करके देखा। तो 250 केल्विन के ऊपर करने के बाद ये उसको ग्राफ, ये वाला ग्राफ मिला। फिर उसने क्या किया, उसने फिर से टेम्परेचर चेंज किया, और थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर उसने 273 केल्विन रखा। ये एक्सपेरिमेंट करके देखा, और फिर उसको ये वाला ग्राफ मिला। तो वहाँ से उसने ये ऑब्जर्वेशन से ये बात तो उसको पता चल गई थी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे एड्सॉर्प्शन कम होने लगता है, राइट। और इसलिए हम क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो है वो लो टेम्परेचर हमेशा फेवर करते हैं। अब ये कैसे वेरीफाइड हुआ, ये जो यहाँ पे इक्वेशन आया था फ्रेडलिक का, x बाय एम इज इक्वल टू के पी रेस टू द पावर 1 बाय एन, ये वेरीफाइड कैसे हुआ, ये देखते हैं। मान लो ये फ्रेडलिक का ग्राफ था अपना, y एक्सिस पे क्या था, y एक्सिस पे था x बाय एम, x एक्सिस पे क्या था, x एक्सिस पे था प्रेशर। ये 195 केल्विन के ऊपर किया गया था, ये 250 केल्विन के ऊपर किया गया था, और ये 273 केल्विन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। और ये उसका इक्वेशन क्या था, उसका एक सिंपल सा इक्वेशन था, x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द p। और इसी प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए उसने क्या किया था, x बाय m इज इक्वल टू द k p रेज टू द पावर 1 बाय n, वेयर k क्या रहेगा, k रहता कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और 1 बाय n क्या होगा ये आपको अभी धीरे धीरे पता चलेगा। तो ये फ्रेंडली का मेन इक्वेशन था। तो ये वेरीफाइड कैसे हुआ ये अभी देखते हैं। मान लो अभी अपने को क्या करना है, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को बोथ साइड लॉग लगाना है। देखो टेकिंग लॉग बोथ साइड अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा लॉग ऑफ x बाय m is equal to log of k plus 1 by n log of t, अपने को ये मिल जाएगा, राइट। अब ध्यान से देखो, ये फ्रेडलिक का दूसरा ग्राफ है। ये दूसरा ग्राफ कहाँ से आया, तो हमने क्या किया, ये जो ग्राफ है इस ग्राफ को भी लॉग लगा दिया। कैसे, ये क्या था, एक y एक्सिस पे था x बाय m, तो हमने y एक्सिस पे log ऑफ x बाय m रख दिया, ठीक है। यहाँ पे x एक्सिस पे क्या था, यहाँ पे x एक्सिस पे प्रेशर था, तो हमने x एक्सिस पे log ऑफ p रख दिया, मतलब x एक्सिस क्या है, log ऑफ प्रेशर, राइट। अब ये इक्वेशन ध्यान से ऑब्जर्व करो, अगर आप लोग ये
इक्वेशन ध्यान से ऑब्जर्व करोगे और इसको रीअरेंज करोगे तो आप लोगों को ये बात इसमें दिख सकती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कैसे? y कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, log ऑफ x बाय एम। ठीक है, तो ठीक है, इसका जो log ऑफ x बाय एम है हम यहीं पे लिखते हैं log ऑफ x बाय एम इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट इंटू एम। x कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, log ऑफ p, इसलिए ये जो टर्म है ये हम पहले लिखेंगे 1 बाय एन log ऑफ p, राइट, और बचा हुआ log ऑफ k यहाँ पे लिखेंगे। हमने बस ये इक्वेशन रीअरेंज करके ऐसा लिखा, y एक्सिस की जगह y एक्सिस लिखा, x एक्सिस की जगह x एक्सिस की टर्म लिखी और जो बचा हुआ वो यहाँ पे लिखा। तो देखो आपको क्या मिल गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और m क्या होता है, m होता है स्लोप ऑफ इक्वेशन। स्लोप ऑफ इक्वेशन यहाँ पे क्या होगा, 1 बाय n, ये क्या होगा, ये स्लोप ऑफ इक्वेशन होगा, मतलब स्लोप ऑफ लाइन होगा। तो ये जो यहाँ पे ग्राफ मिला उसको, ये ग्राफ ऐसे लॉग, मतलब इस ग्राफ पे जितने भी नंबर थे उसने उसका सबका लॉग लिया, लॉग लेने के बाद उसको जो भी ऑब्जर्वेशन मिले उस ऑब्जर्वेशन का उसने फिर से ग्राफ बनाया और उसको ये स्ट्रेट लाइन मिली। और ये स्ट्रेट लाइन का जो ये था स्लोप था, उस स्लोप क्या था, स्लोप था 1 बाय n, राइट। तो ऐसे ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऐसे वेरीफाइड हुआ था। अब एक्चुअली क्या सीन था इसमें, फ्रेंडलिक ने ये इक्वेशन तो वेरीफाइड कर दिया था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस थे, उस क्वेश्चन के आंसर फ्रेंडलिक के पास नहीं थे। फर्स्ट क्या था, फ्रेंडलिक कहाँ गलत हुआ था वो एक बार देखते हैं। उससे पहले और एक चीज़ बची अपनी, एडसॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। एक बार देख लेते हैं कि एडसॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज क्या रहता है। तो ये जब इक्वेशन उसने वेरीफाइड तो अब ये इक्वेशन हो गया था, लेकिन ये इक्वेशन उसने फिर से सेकंड बात ऐसे भी उसको दिखाया था, x बाय एन इज इक्वल टू द के पी रेस टू द पावर 1 बाय एन, ये उसका इक्वेशन था। लेकिन जब वो एक्सपेरिमेंट इक्विलिब्रियम स्टेट पे अगर जाता है तो उसका इक्वेशन ऐसा फॉर्म हुआ था, के सी रेस टू पावर 1 बाय एन, ये इक्वेशन उसका फॉलो हुआ था। और उसने अपने इक्वेशन से क्या ऑब्जर्वेशन, अपने एक्सपेरिमेंट से क्या ऑब्जर्वेशन उसने लिए थे, तो उसके ऑब्जर्वेशन थे द एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये तो हम लोगों ने देख लिया। द एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ एब्सॉर्बेंट, ऑब्वियसली द एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द सोल्यूशन, ये भी बात सही है। द एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेड। और इसने एक्चुअली एक्सपेरिमेंट कौन सा किया था, उसने मान लो एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन लिया था। उसने क्या किया था, मान लो एक फ्लास्क के अंदर वाटर है और वाटर के अंदर मान लो वाटर के अंदर थोड़ा फार एसिटिक एसिड उसने डाल दिया, राइट। मान लो इतना ऐसा एसिटिक एसिड है, और एसिटिक एसिड होने के बाद उसने क्या किया, वाटर के अंदर एक चारकोल डाल दिया। जैसे ही वाटर के अंदर चारकोल गया तो ये जो एसिटिक एसिड जो था, एसिटिक एसिड चारकोल के सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो गया, और मतलब वहाँ पे एडसॉर्प्शन हुआ। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद जब हमने कॉन्सेंट्रेशन चेक किया, फ्रेंडलिक ने कॉन्सेंट्रेशन चेक किया, तो एसिटिक एसिड का वाटर के अंदर कॉन्सेंट्रेशन उसको काफ़ी कम मिला। ये एक्सपेरिमेंट उसने किया था, और ये जब एक्सपेरिमेंट इक्विलिब्रियम पे आया तो ये वाली वैल्यू निकली थी। और जब उसने इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन के बीच में डिफरेंस देखा तो डिफरेंस ठीक x का डिफरेंस उसको मिला था। यही था एडसॉर्प्शन फ्रॉम द सॉल्यूशन फेज, राइट। तो चलो, अब फ्रेंडलिक का ये जो एक्सपेरिमेंट था वो एक्सपेरिमेंट कुछ हद तक तो करेक्ट था, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो हेनरिक उसके आंसर नहीं दे पाया। देखते फ्रेंडलिक का एक्सपेरिमेंट कहाँ पे फेल हुआ। सबसे मेन,
फ्रेंडलिक का जो एक्सपेरिमेंट था वो प्योरली एम्पिरिकल था। एम्पिरिकल बोले तो ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड था। उसके बाद इस पूरे एक्सपेरिमेंट में या आप लोगों ने अभी फ्रेंडलिक का इक्वेशन देखा। इक्वेशन क्या था? x by m is equal to the k p raised to the power 1 by n, ये इक्वेशन था। तो यहाँ पे पूरे इक्वेशन में सरफेस एरिया का रोल किधर ही नहीं था। भले ये सब लोगों को पता था कि एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है सरफेस एरिया के ऊपर, लेकिन ये पूरे इक्वेशन में आपको सरफेस एरिया किधर भी नहीं दिखेगा, इसलिए सरफेस एरिया के बारे में फ्रेंडली कुछ बता नहीं पाया। उसके बाद उसने डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट क्यों होता है हायर प्रेशर पे, ये भी वो बता नहीं पाया। और उसके बाद फिजिकल एब्जॉर्प्शन मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर क्यों होता है, ये आंसर भी उसके पास नहीं था। तो यहाँ पे फिजिकल एब्जॉर्प्शन, और एक बात ये थी कि ये जो एब्जॉर्प्शन था, ये एब्जॉर्प्शन सिर्फ और सिर्फ वंडरवॉल फोर्स जहाँ पर होता है वहीं पर ये एक्सपेरिमेंट काम कर रहा था। मतलब फ्रेंडली का ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए ही लागू होता है। राइट, केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए ये इक्वेशन लागू नहीं होता। और ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए ही क्यों लागू होता है, इसके भी आंसर फ्रेंडलिक के पास नहीं थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए, उसका नाम था यहाँ पे लैंगमुयर, उनका नाम था। और लैंगमुयर ने भी अपना एड्सॉर्प्शन थ्योरम आइसोथर्म निकाला। और लैंगमुयर का जो एड्सॉर्प्शन था वो केमिकल एड्सॉर्प्शन के ऊपर बेस्ड था। जो क्वेश्चन के जवाब फ्रेंडलिक नहीं दे पाए, उस क्वेश्चन के जवाब फिर लैंगमुयर ने दिया। देखो, लैंगमुयर के जब एक्सपेरिमेंट किया तो उस एक्सपेरिमेंट में उसके कुछ अजम्पशन थे। देखते वो अजम्पशंस क्या थे। Gases from unimolecular form unimolecular layer of adsorption and on the surface of adsorbate। बाद में था gases undergoing adsorption behave ideally। Adjacent adsorbed molecules do not interact with each other। or in other words, the adsorption of a gas molecule at a particular site is independent whether the neighboring sites are absorbed or not। और डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द एब्जॉर्बेंट, ये उसके कुछ अजम्पशन थे। तो एक्चुअली लैंगमुयर का एक्सपेरिमेंट क्या था, ये अब देखते हैं। लैंगमुयर ने क्या किया, मान लो यहाँ पे एक सरफेस है, राइट। मान लो यहाँ पे एक सरफेस है, ठीक है। और एक सरफेस के ऊपर उसने क्या किया, बस इतने ही साइड पर कुछ मॉलिक्यूल्स डाल दिए, राइट। और मॉलिक्यूल को अलाउ किया कि बस वो इतना ही सरफेस एरिया उसको कवर कर सके। और लैंगमुयर का एग्जैक्टली कहना ये था कि x बाय m जो होता है, x बाय m ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है थीटा। इसका मीनिंग क्या है, देखो आपको इजी लैंग्वेज में बताता हूँ। मान लो इसका जो पूरा ये इतना जो सरफेस एरिया है, वो सरफेस एरिया है 1, ठीक है। आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ एक्चुअली थीटा क्या है। और थीटा ये फ्रैक्शन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ एब्सॉर्बेंट ऑक्यूपाइड बाय द एब्सॉर्बेट। मतलब इतने एरिया के ऊपर ही उसने पहले मॉलिक्यूल कुछ डाले, एब्सॉर्प्शन का एक्सपेरिमेंट होने दिया। और थीटा क्या है, फ्रैक्शन ऑफ एब्सॉर्ब थीटा है फ्रैक्शन ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड बाय द एब्सॉर्बेट ऑन द एब्सॉर्बेंट, ठीक है। तो मान लो इतना एरिया, इजी लैंग्वेज में बताता हूँ आपको, इतना सरफेस एरिया है 1, उसमें से इतना जो एरिया है वो है थीटा, जहाँ पे अभी एब्सॉर्प्शन की इक्वेशन चल रही है, राइट। अब इसने बोला कि जब डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है
तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ अच्छे से। मान लो इतनी एरिया पे उसने पहले कुछ मॉलिक्यूल्स डाले, राइट, और एक्सपेरिमेंट होने दिया। ये पूरा एरिया क्या था, मान लेते अभी ये पूरा एरिया 1 था, और जितने एरिया में, जितने सरफेस एरिया पे ये एक्सपेरिमेंट अभी चल रहा था उतना एरिया था थीटा। और लैंगम्यूर का कहना क्या था कि इसमें जो इक्विलिब्रियम डेवलप होता है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम बोले तो क्या रहता है, रेट ऑफ adsorption is equal to rate of desorption, राइट। रेट ऑफ एडसॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। इसका क्या मीनिंग है, मान लो यहाँ पे 10 ग्राम सोल्यूट और 10 ग्राम एब्सॉर्बेट हमने एब्सॉर्बेंट के ऊपर डाल दिया। अब उसके बाद 1 ग्राम सोल्यूट इसके ऊपर आने वाला है, तो यहाँ पे 1 ग्राम डिपॉजिट होगा तो यहाँ से 1 ग्राम चला भी जाएगा। मान लो यहाँ से 2 ग्राम अगर सोल्यूट आने वाले हैं, 2 ग्राम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ से 2 ग्राम, यहाँ से 2 ग्राम चले भी जाएंगे। मतलब रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन रहता है। और उसने क्या बोला था, जो रेट ऑफ एडसॉर्प्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रहता है जो, अब ध्यान से देखो, रेट ऑफ एडसॉर्प्शन ये वाले एरिया के ऊपर, जो एरिया ऑलरेडी भरा हुआ है या जो एरिया खाली है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। सोचो थोड़ा, रेट ऑफ एडसॉर्प्शन काय के ऊपर डिपेंड रहेगा, जो एरिया ऑलरेडी भरा हुआ है या जो एरिया एडसॉर्प्शन के लिए अवेलेबल है, राइट। तो कोई भी ये बता सकता है कि रेट ऑफ एडसॉर्प्शन काय के ऊपर डिपेंड रहेगा, वो डिपेंड रहेगा जो एरिया अभी एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल है। मतलब पूरा सरफेस एरिया था 1 में से थीटा एरिया के ऊपर तो ऑलरेडी एटम जमा हुए, तो बचा हुआ एरिया क्या होगा, 1 माइनस थीटा। तो यही रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हम क्या बोलेंगे, इज इक्वल टू के इन ब्रैकेट 1 माइनस थीटा। के बोले तो कांस्टेंट फॉर प्रोपोर्शनैलिटी। अब देखो रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन बोले तो क्या रहता है, कितने मॉलिक्यूल छोड़ के भाग कर रहे, राइट। अब जो खाली जगह से मॉलिक्यूल भागेंगे या भरी हुई जगह से मॉलिक्यूल भागेंगे, ऑब्वियसली भरी हुई जगह से मॉलिक्यूल्स भागेंगे, राइट। तो रेट ऑफ डिसॉर्प्शन काय के ऊपर डिपेंड रहता है, जो एरिया, कितना एरिया भरा हुआ है। अगर ज्यादा एरिया भरा हुआ है तो ज्यादा मॉलिक्यूल भागेंगे, राइट। अब ज्यादा एरिया अवेलेबल है तो ज्यादा मॉलिक्यूल आएंगे, मतलब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड रहेगा अवेलेबल एरिया के ऊपर। रेट ऑफ डिसॉर्प्शन डिपेंड रहेगा भरे हुए एरिया के ऊपर। तो भरा हुआ एरिया कितना है, थीटा। तो उसको मान लो, इसको केवन लिया तो इसको लेंगे रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज इक्वल टू क्या होगा, इसको लेते k2 थीटा। ठीक है, समझा। ये लिख लो एक बार, क्योंकि अभी मैं स्लाइड चेंज करने वाला हूँ और ये आपके आंखों के सामने होना चाहिए, नहीं तो वीडियो पॉज कर लेना और पॉज करने के बाद लिख लेना। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन तो निकाला, लेकिन एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम होता है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, राइट। इसका ही मीनिंग क्या होगा, k1 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू k2 इंटू थीटा, यही उसका मीनिंग होगा। अब जब हम लोग इस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या होंगी, देखो एक बार कैलकुलेट करो,
K1 minus K1 theta is equal to K2 theta, right? K1 is equal to the K1 theta, sorry, K2 theta plus K1 थीटा, ठीक है। और एक बात यहाँ पे ध्यान में रखने जैसी है कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन सिर्फ 1 माइनस थीटा के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहता, एक्चुअली वो प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड रहता है, इसलिए हम उसको ऐसे लिखेंगे 1 माइनस थीटा इंटू पी, ऐसे लिखेंगे, ये बात थोड़ी ध्यान में रखना। और यहाँ पे ये क्या होगा फिर, यहाँ पे 1 माइनस थीटा मान लो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन होगा, मतलब 1 माइनस थीटा इंटू ये होगा K1 और ये होगा P इज इक्वल टू क्या होगा K2 थीटा। अब अगर हमने इसमें से थीटा को अलग किया और बाकी वेरिएबल को अलग किया तो देखो अपने को क्या मिलेगा, K1 माइनस K1 थीटा P, ये होगा K1 P इज इक्वल टू द K2 थीटा। इसको इस यहाँ पे लेके जाएंगे तो P K1 इज इक्वल टू द K2 थीटा प्लस K1 थीटा P। अब देखो ये थीटा की वैल्यू क्या मिलेंगी, P K1 इज इक्वल टू थीटा इन ब्रैकेट K2 प्लस K1 P, ये मिलेगा। और थीटा की वैल्यू अपने को क्या मिलेगी, P K1 अपॉन K2 प्लस K1 P, ये क्या मिलेगी, ये मिलेगी अपने को थीटा की वैल्यू, ठीक है। थीटा क्या था, फ्रैक्शन ऑफ सरफेस एरिया ऑक्यूपाइड बाय द एब्सॉर्बेंट ऑन एब्सॉर्बेंट, ये थी थीटा की वैल्यू, राइट। अब देखो यहाँ पे लैंगमुर का और एक कहना था, ये लिख लिया आप लोगों ने। लैंगमुर का एक ये भी कहना था कि जो एब्सॉर्प्शन है x बाय m, एब्सॉर्प्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रहता है थीटा, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थीटा, इसलिए हम उसको ये बोल सकते हैं हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं, अगर थीटा इज इक्वल टू द K1P अपॉन K2 प्लस K1P है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या हो जाएगा, x बाय m। हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को K2 से डिवाइड करते हैं, देखो अपने को क्या मिलेगा, K1 अपॉन K2 P अपॉन 1 प्लस K1 अपॉन K2 P, राइट। तो ये जो K1 अपॉन K2 है ये भी कांस्टेंट ही रहेगा, तो उसके लिए सिर्फ K रखते हैं, Kp अपॉन 1 प्लस Kp, ये अपने को इक्वेशन मिल जाएगा, और विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x बाय m, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाने के लिए और एक कांस्टेंट लगेगा अपने को, तो हम उसको क्या लिखेंगे, x बाय m इज इक्वल टू द k डैश Kp अपॉन 1 प्लस Kp, ठीक है। समझा आपको ये चीज क्या थी। तो अब देखो यहाँ पे 3 केसेस यहाँ पे आते हैं, तो 3 केसेस क्या पे आप लोग एक बार ये चीज लिख लेना, ये चीज आप लोगों के सामने होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पॉज करके लिख लेना। ये अपना फाइनल इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पे देखो 3 केसेस क्या थे। फर्स्ट केस,
अगर प्रेशर काफ़ी हाई है, ठीक है, तो 1 प्लस के पी क्या होगा, 1 तो निग्लिजिबल होगा। मान लो फर्स्ट केस हमने ली हाई प्रेशर के ऊपर, तो 1 प्लस के पी में 1 निग्लिजिबल होगा, तो एक्स बाय एम क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, एक मिनट, अपना इक्वेशन ये था, अगर प्रेशर की वैल्यू हाई होंगी तो ये 1 निग्लिजिबल होगा और एक्स बाय एम क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा, राइट। मान लो सेकंड केस, प्रेशर की वैल्यू अगर काफ़ी लो है, तो प्रेशर की वैल्यू लो है तो 1 प्लस के पी को हम अप्रॉक्सीमेटली 1 लेंगे, मतलब फिर भी एक्स बाय एम क्या होगा, ये भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। और अगर प्रेशर की वैल्यू अगर मॉडरेट होती है, तो प्रेशर की वैल्यू मॉडरेट अगर हुई तो एक्स बाय एम क्या होगा, एक्स बाय एम होगा के इंटू पी रेज टू द पावर 1 बाय एन, ये होगा इक्वेशन, ओवरऑल इक्वेशन, ठीक है। और लैंगमार्क का जो भी ग्राफ आया, वो ग्राफ आपको दिखा देता हूँ, वो ग्राफ ये आया था, राइट। इस ग्राफ में ये वाली साइड क्या थी, ये वाली साइड थी पी अपॉन एक्स बाय एम थी, और ये वाली साइड प्रेशर थी, ठीक है। इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके वो इक्वेशन आया था। इसी इक्वेशन को अगर हमने अलग वे से देखा तो आपको अलग वे से ये इक्वेशन कैसे आया वो दिखा देता हूँ एक बार। मान लो ये इक्वेशन है x बाय एम इज इक्वल टू द के पी अपॉन 1 प्लस के पी। मान लो ये इक्वेशन है, इसको ये वाला के अलग था, के डैश लेते हैं उसको, ये था के पी, तो x बाय एम इज इक्वल टू हम ये लेते हैं ए पी अपॉन 1 प्लस बी पी, ठीक है। अगर हम लोगों ने इसको रीअरेंज किया तो हम लोग उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन क्या हुआ, y इज इक्वल टू द सी प्लस एम एक्स, वेयर स्लोप क्या हुआ b बाय ए, ये क्या हुआ स्लोप, ये क्या हुआ लैंगमुर का इक्वेशन, ठीक है। समझा आपको अच्छे से, अगर नहीं समझा होगा तो बता देना, हम लोग फिर से ले लेंगे, ठीक है। अब लास्ट पे आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ एडसॉर्प्शन के ऊपर। तो देखो एडसॉर्प्शन के कई सारे एप्लीकेशन है। आप लोगों ने सोचा कि हम ये चैप्टर क्यों सीख रहे हैं, एडसॉर्प्शन क्यों सीख रहे हैं, तो आपको इसके ऐसे ऐसे एप्लीकेशन बताऊंगा कि एडसॉर्प्शन अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एडसॉर्प्शन यूज़ होता है गैस मास्क बनाने के लिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये गैस मास्क पहन के आपने ऐसे सोल्जर्स काफ़ी सारे मूवीज़ में देखे होंगे। तो ये जो गैस मास्क जो रहता है ना, वो एडसॉर्प्शन के फिनोमिना के ऊपर चलता है। तो ये गैस मास्क कहाँ से आया और ये गैस मास्क का इन्वेंशन कैसे हुआ, इसकी आपको एक छोटी सी स्टोरी में यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक वीडियो दिख रहा होगा। एक्चुअली क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्रेंच और जर्मनी के बीच में एक
वॉर हुआ, राइट। और तब जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने जो एक बॉम्ब किया, वो बॉम्ब था गैस बॉम्ब उसको बोलते हैं। बॉम्ब के अंदर क्लोरीन गैस भर दिया, जिसके वजह से क्या हुआ, क्लोरीन गैस भरने की वजह से जैसे ही वो बॉम्ब फटा तो सारा क्लोरीन गैस उस एरिया में फैल गया। और क्लोरीन गैस फैलने की वजह से क्या हुआ, वो जो फ्रांस के जो सोल्जर थे वो अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाए, और इसलिए सोल्जर्स भागने लगे और सोल्जर्स वहाँ पे मरने लगे। क्यों? क्योंकि क्लोरीन गैस की वजह से। तो फिर ये बात चलती जा रही थी और उन लोगों को, फ्रांस वालों को समझ में नहीं रहा था कि क्या करना। तो उनके सोल्जर गोली से नहीं गैस से ज़्यादा मर रहे थे। और क्यों? क्योंकि गैस उनके फेफड़े में जाता था और वो फिर ब्रीथ नहीं कर सकते थे अच्छे से, और फ्रांस की काफ़ी खस्ता हालत हुई थी। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे वही, उसके बाद फ्रांस वालों ने क्या किया, इस गैस मास्क का इन्वेंशन किया। अभी दिखेगा आपको। इस गैस अटैक को काउंटर करने के लिए शुरुआत में जो मास्क निकले वो तो नॉर्मल मास्क थे, लेकिन उनको पता चल गया कि नॉर्मल मास्क काम में नहीं आने वाला। तो उसको और बेटर बनाते बनाते उन लोगों ने गैस मास्क का इन्वेंशन किया। देखो आपको दिख रहा होगा इस वीडियो में गैस मास्क कैसे होता है। ये उसने गैस मास्क लगा दिया, अब वो सोल्जर्स तैयार था। तो देखो गैस मास्क एक्चुअली क्या रहता है। तो आपने कई सारे सोल्जर्स ऐसे गैस मास्क पहन के देखे होंगे। तो गैस मास्क एक्चुअली क्या होता है, गैस मास्क में चारकोल लगा हुआ रहता है। मान लो इस गैस मास्क में चारकोल लगा हुआ है, और जब आपके आसपास कोई पॉइजनस गैस अगर आती है तो चारकोल क्या करता है, चारकोल वो पूरे गैस मास्क को अपने अंदर खींच लेता है। मतलब सिर्फ फ्रेश एयर ही अपने अंदर जाती है। चारकोल तो पूरे गैस मास्क को, पॉइजनस गैस को अपनी तरफ खींच लेगा। बची हुई प्योर एयर, तो प्योर एयर हम लोग ब्रीथ कर सकते हैं। मान लो अगर कोरोना वायरस कल एयर में से भी फ्लो होने लगा तो हमको भी गैस मास्क यूज करना पड़ेगा। गैस मास्क क्या क्या करेगा, जितने भी पॉइजनस गैस अपने आसपास है उसको खींच लेगा, और बची हुई फ्रेश एयर ही हम लोग ब्रीथ करेंगे। और उसके कई एग्जाम्पल एड्सॉर्प्शन की ऐसी है, मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बोला था कि अगर आप लोगों का मोबाइल पानी के अंदर गिरे तो भी ये काम में आ सकता है। देखो क्या होता है, ये होता है सिलिका की वजह से। यहाँ पे आपको दिखेगा, ये होता है सिलिका। सिलिका क्या होता है, ये चारकोल की तरह वर्क करता है। देखो मान लो आप ऐसे कहीं जा रहे हो और आपका मोबाइल पानी में गिर गया, और पानी में गिरने के बाद भी वो फ़ोन शुरू नहीं हो रहा। तो आप लोगों को क्या करना है, एक पन्नी में सिलिका जेल के पैकेट्स डालने हैं, राइट। और उसके बीच में फ़ोन को डाल देना है थोड़ी देर, ठीक है। क्या होगा थोड़ी देर बाद, सिलिका जेल पूरा वाटर अपनी तरफ खींच लेगा, पूरी ह्यूमिडिटी अपनी तरफ खींच लेगा, और वो मोबाइल स्टार्ट हो जाएगा। मान लो अभी बारिश के दिन आने वाले हैं जून महीने में, तो आप लोगों ने अभी तक ये चीज़ ऑब्जर्व की होंगी, बारिश के दिनों में क्या होता है, ये जो अपने घर पे नमक होता है ना, छोटी सी डब्बी के अंदर नमक रहता है, वो नमक ह्यूमिडिटी की वजह से थोड़ा गीला हो जाता है। अगर उस नमक का भी गीलापन अगर हटाना हो तो हम यही सिलिका जेल का यूज़ करते हैं। देखो सिलिका जेल कैसे वर्क करेगा यहाँ पे। देखो मान लो नमक है, गीला हो गया, गिर नहीं रहा, तो उसमें क्या करना, सिंपली सिलिका जेल के एक दो पैकेट डाल देना। सिलिका जेल क्या करेगा, पूरे वाटर मॉलिक्यूल को खींच लेगा, उसको ही हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन, और फिर नमक सूखा हो जाएगा। और यही सिलिका जेल ऐसे फूड के आइटम में भी डालते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत बार चिप्स या कोई फूड के आइटम्स गीले हो जाते हैं, तो उसमें अगर सिलिका जेल डाल दिया तो वाटर मॉलिक्यूल या जो भी मॉइस्चर्स रहता है मॉइस्चर को खींच लेता है, और फिर एड्सॉर्प्शन होके वो सूखे रह जाते हैं, ठीक है। और इसी के साथ एड्सॉर्प्शन के कई सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, कई सारे एड्सॉर्प्शन के एप्लीकेशंस हैं। ये एप्लीकेशंस आप एक बार पढ़ लो, पढ़ के आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और भी कई सारे एप्लीकेशन है, ये पूरा पढ़ लो, ठीक है। पढ़ के ये
रट लेना, इसमें समझाने जैसी वाली कोई बात नहीं है, अगर आपने ध्यान से पढ़े तो आपको समझ ही जाएगा। ठीक है, तो फटाफट आज अपना लास्ट मिनट रिव्यू लेते हैं। लास्ट मिनट रिव्यू अपना क्या रहता है, लास्ट के 1 मिनट में मैं पूरा चैप्टर आपको रिकॉल करके देता हूँ। देखो अभी टाइमर आएगा तो अपना लास्ट मिनट स्टार्ट होगा। ठीक है, आप लोग तब तक रिकॉल कर लो। ठीक है, ये आ गया अपना टाइमर, फटाफट मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ, मेरे साथ आप लोग भी रिकॉल कीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन फिजियोसॉप्शन और केमिसॉप्शन। फिजियोसॉप्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है, ये हमने देखे, वंडरवॉल फोर्स, केमिकल बॉन्ड, लो एंथैल्पी, हाई एंथैल्पी, और क्या देखा था हम लोगों ने, ये लो टेम्परेचर फेवर करता है, ये हाई टेम्परेचर फेवर करता है। उसके बाद क्या था, फ्रेंडलिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म क्या था, x by m इज इक्वल टू द k प्योरेस्ट टू द पावर 1/n। ठीक है, और ये वो जो 1/n की वैल्यू जो रहती है वो 0.1 टू 0.5 के बीच में रहती है। अगर मैं पहले मैंने नहीं बताया होगा तो अभी बता देता हूँ, ध्यान में रखना। उसके बाद कौन आए थे, फ्रेंडली कुछ क्वेश्चन के आंसर देने में असमर्थ थे, इसलिए फ्रेंडली का जो था ये सिर्फ फिजिकल एब्सॉर्प्शन की थ्योरी थी। फिर लैंगमोर आया, लैंगमोर ने अपनी थ्योरी दी। लैंगमोर के हिसाब से x बाय एम इज इक्वल टू क्या था, थीटा, राइट। थीटा नहीं था एक्चुअली, x बाय एम इज इक्वल टू द, मैं खुद भूल गया एक्चुअली क्या था, तो के पी अपॉन 1 + KP था, राइट। यहाँ पे ये नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, और उसके बाद हम लोगों ने दी है अप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन, जो आपको पता है। ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट।